गुड आफ्टरनून। सर आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना? बिल्कुल, अगर आपकी क्वेरीज नहीं होंगी तो नया चैप्टर शुरू कर देता हूँ। गुड सर। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आज? कुछ क्वेरीज हैं आपकी पीछे की? पीछे से सर भेज कुछ? दे। नहीं, बुकलेट लाया हूँ आपका, आप नंबर Yes, बता sir. सकते हो। पेज नंबर बता दो। पेज नंबर बता दो। सर ये पेज नंबर 20 पे 1.3 का 11th एंड 12th। पेज नंबर 20। 20। यस सर 2 सर। हाँ बोलिए। सर एक्सरसाइज 1.3 में 11th एंड 12th। A bar is bent in the form of a regular pentagon of as length A. The total charge Q is distributed over. Find the electric field at the center of the pentagon. कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री हो, whatever its shape may be, ठीक है? यस सर। Any of the regular ज्योमेट्री हो, अगर उसके पॉइंट ऑफ सिमेट्री पे आपको फील्ड पूछी जा रही है, इट विल बी जीरो। अच्छा डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे होगा वो भी समझ लो। इस सर और पर्टिकुलर का तो आगे इसका समझ नहीं आया था क्योंकि इसकी साइड निकालने में बता रहा हूँ, समझो। ये अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो हर एक जो पार्ट है उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वायर। जैसे इस वायर के कारण इधर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस वायर के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इधर की तरफ होगा, इस वायर के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इधर की तरफ होगा, इस वायर के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इधर की तरफ होगा, और इस यस वायर सर। फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इधर की तरफ होगा। क्योंकि ये ज्योमेट्री रेगुलर है तो हर एक के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगी इन मैग्नीट्यूड बराबर होगी, हाँ सर। और साथ में हर एक के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उनके अवे फ्रॉम द वायर के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो 2 पाई/n के द्वारा जो है वो लिखा जाएगा, n अगर नंबर ऑफ साइड्स है तो, है ना? यस सर। अब आपको मालूम है कि अगर कई सारे वेक्टर्स हैं और उनको 1 बाई 1 इन सीक्वेंस आप अरेंज करते हो तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो उनका सम वेक्टर होता है। यस सर। तो और ये भी मालूम है आपको कि अगर कोई एक रेगुलर ज्योमेट्री बनाते हो तो एक्सटीरियर एंगल अगर 2 पाई/n का हो तो वो ज्योमेट्री जो है वो क्लोज हो जाती है। यस सर। अगर आप इन पांचों वेक्टर्स को 1 बाई 1 इन सीक्वेंस अरेंज करते जाएंगे, क्योंकि इनका जो एंगल है आपस का वो 2 पाई/n का है, 2 पाई/5 का ये एंगल होगा, 2 पाई/5 का ये एंगल होगा, 2 पाई/5 का ये एंगल होगा, तो ये ज्योमेट्री जो होगी दैट विल बिकम क्लोज, है ना? 2 पाई/5 का ये होगा, 2 पाई/5 का ये होगा। ये सिंपल ज्योमेट्री है जो आपको मालूम है। तो ज्योमेट्री क्लोज हो गई तो इनका सम वेक्टर क्या मिलेगा? नल वेक्टर मिलेगा। अच्छा सर। ठीक है, यस। तो यस। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई दैट यू मे रिमेम्बर। कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री हो और अगर उसको चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है ना, तो उसके सेंट्रॉइड पे जब भी आपको फील्ड पूछी जाएगी आंख बंद करके जीरो आप आंसर कर सकते हैं। इट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो। नेक्स्ट बोलिए सर 13 नंबर उसी। सर 12।
12. A wire of linear charge density forms a quarter of a circle of radius r, placed as shown in the figure, with the center of curvature at the origin. The electric field at point O is. तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है भाई कि ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर ज्योमेट्री है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो इधर के डायरेक्शन में होगी, ये 45 डिग्री के एंगल पे होगी। और कितनी होगी वो लिखने का फॉर्मूला है आपके पास। क्या लिखा जाता है भाई? लैम्डा साइन थीटा बाय 4 और 2 बाई पाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर से लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो ये 90 हो डिग्री। जाएगा लैम्डा 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट विल बी दिस डायरेक्शन। सर तो इसमें आंसर इन्होंने लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन अरे नॉट आर बता दिया है। रहा हूँ, घबराओ नहीं भाई, का है परेशान हो गया। ये तुम्हारा जो है वो एक्स डायरेक्शन है, ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन है और ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन है। तो इसका जब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे तो ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई? माइनस ऑफ ई कॉस 45 से लिखा जाएगा। और Yes, वाई sir. डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो माइनस ऑफ ई साइन 45 से लिखा जाएगा। लिखा जाएगा ना? Yes, sir. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी हो जाएगा। और ये भी कंपोनेंट माइनस ऑफ लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अब तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप प्लस जे कैप, है ना? Yes, yes. दिस विल बी द अच्छा तो इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना था ऐसे। हाँ, आई जे के फॉर्म में लिखना था ना। अच्छा सर वो समझ गया। हम्म। सर एक बार 15 वाला भी बता दो। 15 13 13 A point charge q is kept at the center of a fixed semicircular thread having a uniform charge per unit length lambda. The radius of the semicircular thread is being r. The force required to keep the charge stationary is. अब ये देखो, तो ये हमारा एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है। तो इसके सेंटर पे फील्ड कितनी होगी वो आपको मालूम है कि ये लिखा जाएगा लैम्डा इंटू साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लिखा जाएगा क्या? बोलो। लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये फील्ड होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ, ठीक है। ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब कहा गया कि यहाँ पे चार्ज तूने क्यों रखा है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो आपको मालूम है कि Q इंटू लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखा जाएगा अवे डायरेक्शन, अवे फ्रॉम रिंग, है ना? यस सर। जो फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब आपको पूछा गया है कि अगर इसको यहीं पे बना के रखना है तो हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई। तो जितना फोर्स इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक्सपीरियंस किया जा रहा है उतना ही फोर्स अगर आप इधर को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे तो दिस पर्टिकुलर चार्ज विल बिकम एट रेस्ट, वहां पे स्टेशनरी हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। तो आपके द्वारा Yes. जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए इट शुड बी द फोर्स विच यू हैव टू अप्लाई शुड बी इक्वल्स टू एफ, that is equals to q lambda division में 2 pi epsilon naught r and it should be toward the ring, है ना? यस। तो रिंग की तरफ अगर इतना फोर्स आप लगा दोगे तो ऐसे केस में ये चार्ज अपनी पोजीशन पे रेस्ट में बना रहेगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर 15 A circular ring carries a charge q. The variation of electric field with distance x is measured from the center along the axis for x very very less as comparison to r can be given as.
तो अगर कोई एक रिंग है भाई, तो उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आप लेते हो एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तुम्हारे पास फॉर्मूला है कि ये फील्ड जो है लिखा जाता है कैसे, क्यू एक्स डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। फॉर्मूला है आपके पास। Yes. हाँ सर। अब आपको बोला गया कि दिस आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू एक्स, ये कहा गया। तो अगर ये आर एक्स से बहुत बड़ा है तो नीचे का ये एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हो। Yes, sir. तो निगलेक्ट कर दो। इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू एक्स, तो ई कैन बी रिटन एज क्यू एक्स डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जीरो कर दिया तो ये आर स्क्वायर पे पावर 3/2 आर क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स, है ना, हो जाएगा। बोलो। अब ये देखो तो क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, तो ई किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई, ई एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ई विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, एक्सरसाइज में कोई किसी की कोई समस्या? सर अरे पेज एनसीईआरटी का 26 क्वेश्चन। से 19 हाँ 1.4 में 20 तो पेज 26 सर पे एक 19। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर पेज 26 पे 20 26। तो 19 भी क्वेश्चन है। एक मिनट एक मिनट, 19 एंड 20 ना। यस If the uniform electric field exists in a region, then electric flux through a plane surface of area 20 centimeter square parallel to YZ plane हमसे प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि लिखने का तरीका इस फील्ड का दिया गया है कि इट इज रिटन एज 2I + 3J न्यूटन पर कूलम का है। ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और इधर इसके परपेंडिकुलर स्क्रीन के जेड एक्सिस है। अब कहा जा रहा है कि एक एरिया है जो कि प्लेन है, और ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल रखा गया है। तो वाईजेड प्लेन के पैरेलल यानी कि इस तरीके से एरिया को आपने प्लेस किया है। बोलना भाई ठीक है क्या? यस सर। तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बनेगा वो इधर एक्स डायरेक्शन में बनेगा। यस सर। तो एक्स आई कैप इसका जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्योंकि देखो फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया प्लेन बोली गई है, तो आपको मालूम है कि फ्लक्स कैसे लिखोगे, सीधे सीधे फील्ड वेक्टर और ई इंटू। एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देने से बन जाएगा। यस सर। तो 2I + 3J का डॉट प्रोडक्ट आपको कर देना है एस आई कैप से। तो ये क्या हो जाएगा भाई, I.I1 और J.I0 होता है, तो ये हो जाएगा 2S के। यस की वैल्यू कितनी दी गई है वो आप इधर में रख दो, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 20 × 10⁻⁻4 लिखोगे क्या? यस सर। तो कितना हो जाएगा भाई, 4 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस विल बी द फ्लक्स। समझ में आया है? यस सर आ गए। ये इसलिए तुमसे नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि अगर दो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन AXI + AYJ + AZ के एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर B है, उसका रिप्रेजेंटेशन तूने BXI + BYJ + BZK के रूप में किया है, तो A.B कैसे लिखा जाता है? नहीं सर ये तो हो गया था, बट जो आपने ऊपर फिगर बनाया था वैसे सोच नहीं पाया था मैं। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई ठीक है, फिर भी कुछ लोगों को हो सकता है फॉर्मूला भूल गया हो, तो लिख दे रहे हैं AXBX + AYBY + ZBZ ना। ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट को लिखने का अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन गिवन हो तो।
तो वहीं से ये लिख लिया 2 और यस का मल्टीप्लीकेशन जे इधर में 3 है बट इधर में जे के साथ मल्टीप्लायर 0 है। यस सर। नेक्स्ट वेट मिनट सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो भेजो भाई। सर ये है ओके पेज सर। नंबर 41 एनसीईआरटी तो पे। भेजना पड़ेगा, एनसीईआरटी लेके बैठे नहीं है, भेज दो। सर 20 तब तक बताओ। सर हाँ 20 पेज नंबर, बताता हूँ। अच्छा 11 का बताइए सर। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क। अब ये तुमको एक डिस्क दी गई है जिसके वजह से फ्लक्स आपको लिखना है। यहाँ पे चार्ज रखा गया और ये डिस्क इसके साथ प्लेस्ड है इस तरीके से कि ये सेपरेशन जो है 4/3 का है आर का, और ये रेडियस आर का है। तो आपको मालूम है कि इस डिस्क के द्वारा जो यहाँ पे यस एंगल सर। बन रहा है हाफ एंगल सिर्फ थीटा सॉलिड को। एंगल वाला फॉर्मूला रख देंगे। हाँ बस बस बस। तो फ्लक्स लिखा जाता है कैसे भाई, क्यू डिवीजन में 4 क्यू बाय पाई 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस और कोस थीटा। 8 बाई सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को लिखने का फॉर्मूला तुमको बता रखा है, हाँ? सर 2 पाई 1 तो माइनस यस सर, कोस पाई थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई 1 माइनस का कॉस थीटा से लिखा जाता है ना भाई। अब इधर में कॉस थीटा की वैल्यू देखो, तो ये तुम्हारा 4/3 आर है, ये आर है, तो इसको कितना लिखोगे भाई, 16/9 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आ का रूट। जाएगा 5/3 आर। तो ये आ जाएगा 5/3 आर। बहुत बढ़िया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 आर डिवाइडेड बाई 5/3 आर। तो कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 काट दिया, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 4/5, है ना। बोलो भाई। यस सर। यस। यस तो सर। ये 1/5 हो गया, तो ये हो जाएगा यस Q/10 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हो जाएगा, समझ गया बेटा। यस सर। यस हम्म, सर भेज दिया क्वेश्चन। भेज दिया। चैट में तो नहीं दिख रहा भाई। सर चैनल पे भेजा होगा इसने। चैनल पे भेजा। यस सर हो सकता है भेज दिया। ये कौन है, किसका चेहरा दिख रहा है, जरा दिखाना चेहरा अपना। हेलो, किसका था, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, चेहरा दिखा। सर सबको ऑन कर लिया। किसका था, वीडियो ऑन हुआ था। यस सर चैनल पे ही आया हुआ है डाउट। हाँ देख लेता हूँ चैनल पे। यस सर उधर ही भेज दिया। देख रहा हूँ, देख। मनदीप सिंह, कौन सा बताना, यस सर। कौन सर सा। ये एक ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। A particle of mass मतलब m and दूसरा charge minus उससे q टाइप का। enter into a region between the two charge plates, initially moving along x-axis with velocity vx, like particle 1 in the figure. अब मैं फिगर तो भेज दो। Length of the plate is L and the uniform electric field is maintained between the plate, so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is. Compare the motion with the motion of the projectile in the gravitational distance in the। अब बेटा जब फिगर तो भेज दो। अक्रॉस द डायरेक्शन जो है वो फील्ड है क्या, जरा देख के बताओ ना। अक्रॉस द, अक्रॉस डायरेक्शन में फील्ड है। हम्म, फील्ड का डायरेक्शन अक्रॉस है, जब फिगर दिखाओ। सर भेज दिया।
हाँ अक्रॉस दो डायरेक्शन में फील्ड। ये तुमको बोला गया कि ये इधर से एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये एक निगेटिवली चार्ज प्लेट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर से इधर की तरफ होगी, ई की होगी, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। और एक चार्ज पार्टिकल को जिसपे चार्ज माइनस का क्यू है, जिसका मास m का है, उसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। vx की वेलोसिटी इसको दी गई है और इसी डायरेक्शन को तुमको x डायरेक्शन मान लेना है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y मान करके इसके मोशन को एनालाइज करना। तो x डायरेक्शन में पार्टिकल पे फोर्स तो 0 होगा भाई। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो y डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, q इंटू ई डिवीजन में m से लिखा जाएगा, ठीक है। यस सर। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ये भी आपको मालूम है। तो x डायरेक्शन में इसको l लेंथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये अगर लिखना चाहोगे आप भाई तो वो लिखा जाएगा l दैट इज इक्वल्स टू, या x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर। फॉर्मूला आप यूज कर लो, ये ए एक्स है ना। तो ए एक्स तो तुम्हारा 0 है, यू एक्स की जगह पे वी एक्स दिया गया और एक्स की जगह पे क्या है, यल है, ये पूरी प्लेट की लंबाई है ना। तो यल दैट इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू टी। तो कितने समय में ये प्लेट के एंड तक पहुंचेगा वो टाइम लिखना होगा, तो यल अपन वी एक्स से लिखोगे। यस सर। और y कोऑर्डिनेट को लिखने का क्या फॉर्मूला है, यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर है ना। तो यू आई तो यस सर। 0 है क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में ही दिया है, तो यू आई 0 हो गया। ए वाई आपने ये निकाला है, तो y कोऑर्डिनेट को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम इंटू टाइम। टाइम लिखना है तो एल बाई वी एक्स लिख दो, एल हाँ, वी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m vx का स्क्वायर। दिस इज द डिफ्लेक्शन द पार्टिकल विल पोजेस। यही क्वेश्चन था ना। यस सर। द लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म, तो यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। यस सर। सर उसके बाद उसका नीचे वाला भी सेम पार्ट ही है उसका। अच्छा ये 34, यस सर। सपोज द पार्टिकल इन एक्सरसाइज दिस is an electron projected with velocity 2 into 10 to the power 8 meter. If E between the plate separation by this is this, where will the electron strike the upper plate? तो आप निकालो भाई, y कोऑर्डिनेट को कितना कर देना है, सेंट्रल लाइन के अलोंग अगर इसको थ्रो किया गया है ना, तो 0.25 सेंटीमीटर को चलने में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वो निकाल लो। इसमें l की जगह पे x की आपको रख देना है। कहाँ पे हिट करेगा ये सर एक इस बार तरीके। बता मैं दो। बता रहा हूँ। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। वी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है,
2 into 10 to the power 6 और फील्ड है 9.1 into 10 to the power 2। सर 9 into 9.1 10 to the power 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट को लिखने का एक्सप्रेशन हो जाएगा तो वी एक्स इंटू टी, और वाई कोऑर्डिनेट को लिखने का फॉर्मूला है हाफ ऑफ ई इंटू ई डिवीजन में एम मास इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू ये रख दो तो 1/2 ई बाई एम ई एक्स स्क्वायर अपन वी एक्स का स्क्वायर। जब ये इलेक्ट्रॉन है ये जा करके यहाँ पे टकराएगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, d/2। सर अगर सेंट्रल लाइन के अलोंग प्रोजेक्ट किया गया तो इफ यस सर। electron is projected along central line, then y will be d/2 to strike the plate, है ना। प्लेट को स्ट्राइक करने के Yes. लिए y की वैल्यू d/2 हो जाएगी, तो y की जगह पे d/2 रख के x निकाल दो। तो d/2 यहाँ पे रख दिया y की जगह पे, ये हो गया 1/2 ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स का स्क्वायर। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा, 2 से 2 को हटा दिया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, एम डी बाई ई, ये रूट के अंदर इंटू वी एक्स। इसमें वैल्यू रख लो, सब चीज दिया है, कैलकुलेट करो। यस कर लोगे कि डाटा Yes, भी sir. भर दो। सर वो तो डाटा कर लूंगा। नेक्स्ट बोल भाई। और नेक्स्ट है पेज नंबर 41 में क्वेश्चन नंबर 30 टारगेट है। अरे अटेंडेंस कुछ बढ़ गई है क्या, रुको बढ़ा, फिर से ले लो अटेंडेंस। पेज नंबर पेज नंबर 41 पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 30। An infinite line of charge of linear charge density exists along the y-axis. The electric field at the point this is. ये हमको कहा जा रहा है कि एक वाई एक्सिस के अलोंग हमारा चार्ज पार्टिकल को रखा गया है जिसका ये वाई एक्सिस है। लीनियर चार्ज डेंसिटी तुमको दिया गया है कितना, 5 नैनो कूलम पर मीटर, और एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया जो कि है 1,2,√3। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है। तो अगर आप इस पॉइंट पे इस वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। बोलो भाई। वाई कोऑर्डिनेट है। हाँ, परपेंडिकुलर डालोगे तो हो जाएगा ना हाँ वाई। सर, हाँ सर।
तो इस आर वेक्टर को लिखने का तरीका आपको मालूम है? अगर आपको यस सर, यस सर, वो तो है। हाँ हैं? यस सर, आ अगर गया सर, कर लूंगा सर, पर वो मिस हो गया था पॉइंट। हाँ, और लोगों के लिए बता दें, अगर दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो, तो इस वेक्टर r को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, है ना? ये आर वेक्टर को लिखने का फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम होगा। यहाँ से आर यस वेक्टर सर। लिखिए, बताना है। नहीं सर, अब तो हो जाएगा, पॉइंट वहां से मिस हो गया। अच्छा, और बोलिए जिसका कोई और प्रॉब्लम? नहीं है सर। किसी और का कोई प्रॉब्लम? सर ये लेवल 3 कब से बनाएंगे एडवांस? लेवल 3 थोड़ा सा और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो बनाना स्टेप 3 ना। ये अगला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा तब बनाना उसको। अच्छा सर, मतलब ये मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद स्टेप 3 शुरू करें? हाँ, लेवल 3 इसका बनाना। ओके ठीक। सर। लेवल 2 तक सबके हो गए? कितने लोगों के हो गए? प्लीज रेज करो, अपने हैंड दिखाओ तो जरा। लेवल 2 तक सबके हो गए क्या? अरे वाह, कुछ तो। लेवल 2 तक, लेवल 2 तक 9 लोगों के हो गए। और एक्सरसाइज कितने लोगों के पूरे हो गए हैं? प्लीज रेज योर हैंड। एक्सरसाइज, केवल एक्सरसाइज लेवल 2 में मान लो कि 1 और लेवल 2 मान लो कि नहीं 3 करिए, एक्सरसाइज पूरा हो गया है। एटलीस्ट हो गई। एटलीस्ट एक्सरसाइज कितने लोगों के पूरे हो गए? एटलीस्ट एक्सरसाइज। अब बचे लोग क्या कर रहे हो भाई, तुम लोग बताओ। हाँ, और लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, अभी संख्या बढ़ रही है, 21। आखिर और बचे हुए लोग क्या कर रहे हो? प्लीज बताओ। हाँ? कब करोगे? देव शौकीन, एक्सरसाइज भी नहीं करा है, कब तक करेगा बोल? वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं होगा। यस सर, वो प्रेजेंट नहीं होता। वो प्रेजेंट नहीं रहता। वो मैथ्स की क्लास में सर ने देख लिया था सर। ये क्या, ये बस ज्वाइन करके भाग जाता है? हाँ सर, इनका ऐसे रहता है यस। कुछ। कोमल, तुम्हारी क्या कब तक कंप्लीट होगा बेटा? कोमल, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है। पलक, आपके कब तक हो जाएंगे? आर्यन, हर्षराज, हर्ष ठाकुर, सर हो हर्षराज। जाएंगे सर जल्दी। सर मेरे पास मेरा जो हैंड है वो रेज शो हो रहा है। कोमल, तुम्हारा हैंड रेज तो नहीं हो रहा? सर मैंने कर रखा है लेकिन आपके पास शो नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कहाँ तक कर रखा है कोमल? एक्सरसाइज कर रखा है या ये इसमें भी किया है, लेवल 1 लेवल 2? सर एक्सरसाइज हो गई है, लेवल 1 के थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं, वो आज या कल में हो जाएंगे। जी बिल्कुल, करके फाइनल करिए इसको। लेवल 2 तक सभी लोगों को करना है, समझ गए ना? यस सर। लेवल 2 तक सबको करना है, उसमें कोई जो है रियायत नहीं है। लेवल 2 तक सबके लिए ओके सर। इसेंशियल है। ठीक है, लेवल 3 जिसकी इच्छा है वो करे, जिसकी नहीं है वो अभी छोड़ भी सकता है। हाँ, जब वो रिवीजन करेगा तब करेगा। ठीक है, बट लेवल 2 तक सभी को करना है, ये चीज ध्यान रखिए। एटलीस्ट मेंस तक का आपका कंप्लीट होना चाहिए। और जो भी नहीं बन पाता है उसको आप पूछेंगे। हाँ, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, तो आपको पूछना चाहिए ना भाई, बोलो।
Yes. Yes, sir. चलो हैंड डाउन करो। अब मैं चैप्टर शुरू करूं कि है अभी किसी की कोई क्वेरी? सर पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 62 पेज नंबर 62 हाँ 62 पे क्वेश्चन नंबर 40 40. A simple pendulum length L is placed between the plate of a parallel plate capacitor having electric field as shown in the figure is above as a mass and charge. The time period of the pendulum is given by. ये तुमको बोला जा रहा है कि एक दो प्लेट है, ये चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है भाई, और ये प्लेट तुम्हारी निगेटिवली चार्ज है, और दोनों के बीच में एक रस्सी के सहारे एक मास को लटका दिया गया है। ठीक है, रस्सी की लंबाई तुमको L की बोली जा रही है, मास इसका M है, इस पे चार्ज Q का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपको मालूम है कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होगी ना? यस Yes, sir. और ये फील्ड का हाँ सर। मैग्नीट्यूड E बोला गया है। ठीक है, तो जब आप ये फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ये जो पॉइंट मास है जो कि इधर में फील्ड ना होने पे रस्सी के वर्टिकल के करेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम में होता, वो अब किसी एंगल विशेष पे ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा ना भाई, और यहाँ पे Yes, ये sir. इक्विलिब्रियम कहीं पे पोजेस करेगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी शिफ्टेड होगी, वर्टिकल पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। जब आप यहाँ पे इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक फोर्स इस पे mg लगेगा और दूसरा इस पे QE का फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। बोलो भाई ठीक है। और Yes, sir. तीसरा फोर्स इस पे रस्सी का पुल होगा जो कि टेंशन के रूप में आएगा, मान लीजिए इसको F का नाम दिए हैं। ठीक है, ये तीन फोर्सेस है और उसके इन्फ्लुएंस में इक्विलिब्रियम है। Yes, sir. Bob is in equilibrium at displaced position. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रस्सी में टेंशन कितना होगा ये लिखना है, तो इन दोनों का जो सम होगा mg और QE का, वो F के बराबर होगा। Yes, sir. Yes. तो टेंशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम F जो होगा वो लिखा जाएगा किससे? mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर रूट। लिख सकोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. और आपको मालूम है कि जी इफेक्टिव कैसे डिफाइन होता है भाई? जी इफेक्टिव डिफाइन करते हैं टेंशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब। तो मास ऑफ द बॉब से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस QE बाई M का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस विल बी द जी इफेक्टिव। और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे लिखते हो? 2 पाई रूट का L बाई जी इफेक्टिव से लिखा जाता है। Yes, sir. तो ये डिवाइड कर दो, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस QE बाई M का होल स्क्वायर। दिस विल बी द टाइम पीरियड। ठीक है, Yes, sir. Sir. और किसी का कोई बचा हुआ प्रॉब्लम? गणेश, आपने हाथ ऊपर रखा है, कुछ पूछना चाहते हैं? एंड यस, आप दोनों लोग बताओ, किसी और का कोई प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो मुझे पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 81 68 पे 81 लास्ट क्वेश्चन। 81. A cube is placed inside an electric field E equals to
150y square. The side of the cube is this and is placed in the field as shown in the given figure. The charge inside the cube is. वैसा प्रॉब्लम कराया तो था भाई तुमसे। ऐसा प्रॉब्लम कराया तो था, क्या दिक्कत है? ये हमको बोला जा रहा है कि एक ये क्यूब है, जिसकी साइड लेंथ तुमको बोली जा रही है कि ये 0.5 मीटर की है, और इसको जहाँ पे रखा गया है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईच एंड एवरी प्लेस जे डायरेक्शन में है, और इसको लिखने का इंफॉर्मेशन क्या है, 150y स्क्वायर जे कैप से लिखा जाएगा। तो आपको बताना है कि इस क्यूब के अंदर में चार्ज कितना होगा, जबकि क्यूब की एज लेंथ आपको गिवन है। तो आपको मालूम है गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई, कि गॉस थ्योरम लिखा जाता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट ऑफ डी एस दैट इज charge inside the epsilon. सरफेस डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। मान लो कि यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट जो है x1 का है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा भाई, y x2 कर दे रहा है, x1 प्लस ए होगा, बट वो x2 लिख दे रहा है। तो हम हर एक 6 सरफेस के लिए अलग अलग फ्लक्स लिख लें। x इक्वल्स टू x1 प्लेन के लिए ई डॉट डी एस, x इक्वल्स टू x2 प्लेन के लिए ई डॉट डी एस, y इक्वल्स टू 0 प्लेन के लिए ई डॉट डी एस, y इक्वल्स टू ए प्लेन के लिए ई डॉट डी एस, प्लस z इक्वल्स टू 0 प्लेन के लिए ई डॉट डी एस। कराया था ना ऐसा प्रॉब्लम, z इक्वल लिए ई डॉट डी एस। ये हो गया क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का पूरा रिप्रेजेंटेशन। ऑल द 6 फेसेस से आपने फ्लक्स लिख लिया, ठीक है। इस क्यूब के 6 फेस से फ्लक्स लिख लिया, तो टोटल फ्लक्स हो गया, और ये हो गया चार्ज इन क्लोज डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमको बताना था। x इक्वल्स टू x1 प्लेन के लिए एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड वेक्टर इधर है परपेंडिकुलर। x इक्वल्स टू x2 प्लेन के लिए एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड वेक्टर इधर है परपेंडिकुलर। z इक्वल्स टू 0 प्लेन के लिए एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड वेक्टर y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर 0। z इक्वल्स टू a प्लेन के लिए एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड वेक्टर y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर 0। तो ये आपको तो दिख गया कि ये दोनों और ये दोनों y इक्वल्स टू 0 नहीं, z इक्वल्स टू ये दोनों, ये 4 प्लेन एरिया से फ्लक्स तो 0 हो जा रहा है, क्योंकि फील्ड और एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलरिटी है। अब आते हैं y इक्वल्स टू 0 प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस प्लेन के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा जो हैचिंग से दिखाया, 0 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ y की जगह 0 रख दोगे तो 0 0। तो ये आपको ये भी 0 हो गया, क्योंकि फील्ड 0 है इसलिए। तो 5 तो 0 हो गए। y इक्वल्स टू ए प्लेन, ये जो प्लेन है y इक्वल्स टू ए प्लेन, इस प्लेन के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0.5 हाँ a के बराबर, ठीक है। और ये एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो Same ईडा डी एस direction में हो है। जाएगा। तो y इक्वल्स टू ए प्लेन के लिए 150 a स्क्वायर इंटू डी एस,
ये हो जाएगा चार्ज इंक्लोज डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट लिखोगे ना, यस 150 है ये, 150 ए स्क्वायर, ये तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डीएस वाई इक्वल्स टू ए प्लेन के लिए इंटीग्रेशन डीएस कितना हो जाएगा, 150 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है ना, दैट इज चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा 150 ए टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट, इसमें वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है आगे। ठीक है। हाँ सर। और किसी का कोई समस्या? नहीं सर और कोई बात। तो फाइनली इसको एंड मान लो। यस सर। ओके, चलो भाई, तो आइए अब बात करते हैं फिर से नए चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पीछे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हमने आपको सीधा सीधा ये बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स को जनरेट करता है? बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव सर। फोर्स को जनरेट करता है, ये हमने आपको बता रखा है। बट ये कंजर्वेटिव कैसे है, इसको अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो लेट अस वर्क आउट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है किसी दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर, उसके इन्फ्लुएंस में वर्क क्या होगा वो हम पहले इवेलुएट करते हैं। तो मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है विच इज कैपिटल क्यू एंड इट इज फिक्स एट दिस लोकेशन, ठीक है ना, ये एक पॉइंट चार्ज है जो यहाँ पे फिक्स है, और एक दूसरे पॉइंट चार्ज को इसके पास के रीजन में हम इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जा रहे हैं, एक इस तरीके से रैंडम पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है ना। ऐसे हमने एक रैंडम पाथ ले लिया और इस रैंडम पाथ के अलोंग जो है हम अपने चार्ज को डिस्प्लेस करा रहे हैं। मान लो कि आपने कहा कि किसी समय पे हमारा वो जो चार्ज है विच हैज बीन मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इज एट दिस लोकेशन, ठीक है, इस पॉइंट पे है ये चार्ज। तो उस पे जो कूलम के फोर्स का अपीयरेंस होगा उसको अगर आप लिखना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में, तो ये अगर आर वेक्टर कहा है तो चार्ज ऑन द चार्ज स्मॉल क्यू ड्यू टू द कैपिटल क्यू, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, अगर ये आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकेंगे भाई हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू वेक्टर आर, डिवीजन में आर क्यूब से लिखा जाएगा, क्या बोलो? यस सर। ये तो पहले से आपको बताया गया कूलम फोर्स के बारे में, वही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे यूज करी। अब मान लो कि इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ से दिया डीएल का, तो अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखना होता है तो कैसे लिखते हो बेटा? फोर्स इंटू डीएक्स। वर्क डन बाय दिस फोर्स पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, यस सर। हाँ सर। डॉट डीएल से लिखा जाता है।
यही तो तरीका है वर्क को लिखने यस का। सर। तो Yes. हम फोर्स वेक्टर के साथ इस डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दे रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को लिखना है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई Q इंटू क्यू वेक्टर आर डिवीजन में आर क्यूब डॉट डीएल लिखा जाएगा। यस सर। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है भाई? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है किसी एक का सर मैग्नीट्यूड FDL cos थीटा। और दूसरे का उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट, है ना। ये भी cos यस थीटा में सर। cos थीटा क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द फर्स्ट वेक्टर डायरेक्शन। तो यस सर। r डॉट dl अगर तुमको लिखना है तो r डॉट dl क्या होगा? ये r और dl का जो r के डायरेक्शन में कंपोनेंट है ये हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यस सर। अब जरा देखो तो ये जो कंपोनेंट ऑफ dl इन द डायरेक्शन ऑफ r है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम यहाँ से यहाँ को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर r प्लस वेक्टर dl हो जाएगा ना। यस सर। ट्रायंगल रूल। और इधर से अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर मान सकते हैं, यानी कि ये लेंथ हमारी जो है वो इस लेंथ के बराबर हो जाएगी। दैट इज, आपको मालूम है कि किसी वेक्टर का जब आप रिप्रेजेंटेशन एरो से करते हैं तो जो एरो की लेंथ होती है वो क्या शो करती है? उसका मैग्नीट्यूड शो करती यस है सर। ना। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ डीएल है आर के डायरेक्शन में, वो आर का मैग्नीट्यूड कितना बढ़ा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यानी कि आर डॉट डीएल जो है वो आर डी आर होगा। लिख दूं? ये एक और बता दो। Yes, sir. अगर वेक्टर एक ये ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है, तो ये जो बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वो बी कॉस थीटा होता है। और ए डॉट बी क्या शो करता है? ए इंटू बी कॉस थीटा से लिखा जाता है ना। यस सर। यानी कि एक यस वेक्टर सर। का मैग्नीट्यूड और दूसरे का उसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन है। यस सर। हाँ सर। यानी कि अगर हमको r और dl का डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो dl का r के डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट हुआ इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे r को तो मिल जाएगा। यस सर मिल जाएगा। और ये कंपोनेंट जो है वो हमारे इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, क्योंकि ये पूरी लंबाई जो है नया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ये लंबाई यहाँ से यहाँ वाली और ये वाली ये इक्वल है, तो ये भी लंबाई तो इसके बराबर होगी ना। सर ये नहीं समझ आया, फिर से एक बार कहिए। ये तुम्हारा आर वेक्टर है और ये न्यू आर वेक्टर है ना, नया आर वेक्टर है ना, यस सर। नया पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आप यहाँ से एक इस पे परपेंडिकुलर डाल दोगे तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और एक यहाँ से इस पे इसको मान लो ई कह दिया, तो ए बी को आप ए डी के बराबर कह सकते हो। हाँ सर। तो डी सी बराबर बी हो जाएगा। ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये बीई और डीसी बराबर हो जाएंगे। यस बोलिए। सर। यस सर। और
तो बी का ही मल्टीप्लिकेशन तो डॉट प्रोडक्ट है ना, आर के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन है ना। आर डॉट डीएल क्या है बेटा, आर इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन है, और आर इंटू डीसी के बराबर हो जाएगा। बोलो क्या ठीक? यस सर। आर इंटू डीसी, और डीसी क्या शो कर रहा है कि ये जो वेक्टर बदला है उसका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ा, वही तो शो कर रहा है। ये पूरी लंबाई नए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इतना ये पुराने वेक्टर का मैग्नीट्यूड था यहाँ से यहाँ तक, तो ये लंबाई जो है वो मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट शो करेगा ना। यस सर। वही लिखा है। तो आर और डीएल का डॉट प्रोडक्ट आर और डीआर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर अब सबको? ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अगर ये इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे बना तो डी डब्ल्यू को तुमको कहा जाए तो ये लिख सकते हो ना, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। यस सर। अब इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक भाई, ये इनिशियल पोजीशन जो था हमारे इस चार्ज का, मान लो कि यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड R1 है, और ये फाइनल पोजीशन है इसका मैग्नीट्यूड R2 है, तो R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दें तो वर्क मिल जाएगा क्या? यस सर। तो इंटीग्रेट इट फ्रॉम R1 टू R2, R1 से R2 को इंटीग्रेट कर दो, 0 से W12। तो ये आपका W12 का इंफॉर्मेशन क्या हो गया, क्यू क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पे पावर -2 का इंटीग्रेशन वन माइनस का 1/r हो जाएगा। यस सर। लिमिट रखोगे तो वर्क डन क्या मिल गया भाई, क्यू क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 -1/r2। दिस इज द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स। अब ये जो वर्क आपको मिला है वो देखिए, तो आपने चार्ज यहाँ पे प्लेस करी थी और ऐसे रैंडम सा पाथ लेकर के पॉइंट 1 से 2 तक ले गए थे, है ना। और यहाँ का सेपरेशन R1 कहा था, यहाँ का सेपरेशन आपने R2 कहा था, ठीक है ना, यही तो किया था आपने। और ये जो यस वर्क सर। है वो केवल R1 और R2 पे डिपेंडेंट रहा। ये जो रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, ये कैसा रास्ता आपने तय किया, उस पे कहीं डिपेंडेंसी आई इस फंक्शन की? नहीं सर। नहीं, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंसी आई ना इस वर्क की। तो इस तरीके का जो फोर्स होता है जिसका वर्क जो है वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिव। ऐसे फोर्स को क्या कहते हो आप? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है क्या? हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ यस पे सर। लिख देता हूँ, सिंस द वर्क डन by this force is independent of path followed and is depends only on initial and final position. Therefore, electrostatic force
is conservative in nature। ठीक है भाई, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका प्रूफ हो गया, जस्टिफाइड हो गया आपको। अब आगे से आपसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है भाई, तो याद रख के नहीं, आपने जस्टिफिकेशन के साथ बता दिया कि हाँ भाई ये कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, केवल याद नहीं है, अब आपको जस्टिफाइड भी हो गया, प्रूफ भी हो गया कि ये कंजर्वेटिव है। ठीक, ये तो ध्यान में रखना। तो ये आपको जानकारी हो गई कि ये कंजर्वेटिव है फोर्स। तो एक प्रॉपर्टी और होती है कंजर्वेटिव फोर्स की, वो क्या होती है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी ऑब्जेक्ट को एक लूप में घुमा दिया जाए तो वर्क क्या मिलता है भाई, जीरो। जीरो। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी ऑब्जेक्ट को एक लूप में घुमा दिया जाए, इफ एन ऑब्जेक्ट is moved in a loop under influence of electrostatic force, work done by this force will be zero। है ना, इस फोर्स के द्वारा वर्क क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अब मान लो कि कोई कह दिया तुमको कि एक चार्ज है, इसको यहाँ पे फिक्स किया है, हाँ, और एक दूसरा चार्ज है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक मूव करा दिए, एक लूप में मूव करा दिए। अब आपसे कोई पूछा भाई कि इस लूप में मूव कराने पे इस चार्ज ने जो इस पे फोर्स लगाया था उसके द्वारा वर्क कितना होगा, तो इट विल बी जीरो। ठीक है, यस सर। ठीक। अब आपको कोई कह दिया कि भाई एक ही ऐसे पॉइंट चार्ज की जगह पे एक ये हमारा जो है स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, और इस स्फीयर के अलाउंड एक दूसरे चार्ज को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, लूप में घुमा रहा हूँ, मान लो कि सर्कुलर लूप में ही घुमा दिया। अब जरूरी नहीं है कि सर्कुलर होना ही चाहिए, ठीक है ना, किसी भी शेप का लूप होना चाहिए। इस लूप में घुमा दिया, पूछा कि भाई वर्क बताना कि कितना होएगा, तो इट विल बी जीरो। है ना, यस सर, जीरो होगा। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण वर्क की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, यस। ठीक है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया कि किसी भी लूप में घुमाएंगे, फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर है तो उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका वर्क हमेशा जीरो ही होगा लूप में मूव करने से। ठीक है ना, अब आपके पास इंफॉर्मेशन एक और है कि जहां कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहां पे आप अपने डिस्कशन में एक एनर्जी भी जो है वो इन्वॉल्व कराते हैं, जिसको आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके अपने पोजीशन, ओरिएंटेशन या किसी सिस्टम का उसके अपने कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग जो वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है उसको आप क्या कहते हो, पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। है ना, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू द पोजीशन
of object are orientation of object are due to configuration of system is defined as its potential energy। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके अपने पोजीशन, जैसे एक बॉल है, इसको हमने इतनी ऊंचाई पे जमीन से रखा है, तो इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इसकी अपनी कुछ कार्य करने की क्षमता है, वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है। तो इसकी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आप कहोगे कि द बॉल इज पोजेसिंग सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या जैसे ये पेन है, इसको मान लो कि यहाँ पे मैंने हिंज कर दिया, दिख रहा है फिगर? फिगर दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा साइड में। यस यस सर। ऐसे मान लो तूने यहाँ पे इस पेन को हिंज करा है और इसको इस पोजीशन, इस ओरिएंटेशन में रखा है, तो इस ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग ये वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। यहाँ से छोड़ोगे तो ये इस पोजीशन पे आते आते कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा ना? यस सर। यस सर ये इस पोजीशन तो यहाँ पे आएगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो ये यहाँ पे अपने ओरिएंटेशन के करस्पॉन्डिंग कार्य करने की क्षमता रखता है, वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। ठीक है, तो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या जैसे दो मासेस हैं, इनको आपने एक स्प्रिंग से अटैच करा है ना, अब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, अब उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आपने, ये पोजीशन पे दोनों मास को लाके रख दिया, तो इनकी जो अपनी रिलेटिव प्लेसमेंट हो गई, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग इनकी वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी हो गई ना। अलग अलग स्ट्रेचिंग देंगे, वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमेशा जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ ही एसोसिएट करी जाती है ना? जैसे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करते रहे होंगे, स्प्रिंग के द्वारा स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते रहे होंगे पहले। यस सर स्प्रिंग अगर इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है तो Yes, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते रहे ना, तो स्प्रिंग वाला फोर्स कंजर्वेटिव था, इसलिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आई। ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव था, इसलिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आई। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो 11th में पढ़ा है आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, दैट वाज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहां भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो इस तरीके के जो फोर्सेस हैं विच आर कंजर्वेटिव इन नेचर, उनके साथ ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करा जाता है। अब इसका कारण क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लो कि भाई कंजर्वेटिव के साथ ही हम क्यों पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, किसी दूसरे फोर्स के नॉन कंजर्वेटिव के साथ क्यों नहीं करते? तो नॉन कंजर्वेटिव में आपको क्या मालूम है कि जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, मालूम है ये चीज? यस सर Yes, sir. नॉन कंजर्वेटिव में वर्क जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो जैसे मान लो कि अगर ये ब्लॉक है, इसको हमने इस ऊंचाई पे यहाँ पे रखा है और इसको सीधे सीधे यहाँ पे ले गए तो कार्य कुछ मिला, और अगर इसी ब्लॉक को यहाँ से ऐसे ले गए, वर्क अलग मिला। ठीक है, पाथ पे डिपेंडेंट हो गया मान लो कि वर्क। तो क्या आप कह सकते हो कि इस पोजीशन पे हमारा ब्लॉक है तो इसकी अपनी कुछ वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, इसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो? नहीं ना, नो सर नहीं कर सकते। वर्क असाइन नहीं कर सकते ना एक वैल्यू उसको। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से ले जाएंगे तो अलग मिलेगा, इस रास्ते से ले जाएंगे अलग मिलेगा, ऐसे ले गए तो अलग हो गया।
तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अगर ये ब्लॉक रखा गया है तो इसकी अपनी एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, नहीं कह सकते ना, अगर पाथ डिपेंडेंट हो जाता तो। ठीक है ना, यस क्योंकि सर, पाथ के अकॉर्डिंगली अलग अलग वर्क मिलता है हमको। इसलिए जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो ना, तो वो किसके साथ यूज करते हो? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। तो क्लियर हो गई ये बात कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों कंजर्वेटिव के साथ यूज होता है? सर क्लियर। यस सर। अच्छा। अच्छा, आगे चल के आप देखोगे इसी 12th में ही कि जो है हम लोग नॉन कंजर्वेटिव इन जनरल, ऐसे फोर्स जो कि नॉन कंजर्वेटिव है इन जनरल, उनके लिए भी कहीं कहीं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो बस ये ध्यान देना वहां पे कि वहीं पे यूज करेंगे जहां पे जनरल नेचर तो उसका नॉन कंजर्वेटिव का है फोर्स, बट अगर उस रीजन विशेष में उसका बिहेवियर लाइक ए कंजर्वेटिव बन जा रहा है, तो वहां पे नॉन कंजर्वेटिव के साथ भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? यस हाँ, हमेशा नहीं यूज होगा उनके साथ, लेकिन जहां पे उसका बिहेवियर जो है वो कंजर्वेटिव की तरीके से जिस रीजन में आएगा, वहां पे हम इसके साथ भी नॉन कंजर्वेटिव जनरल में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज को ध्यान रखिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ऑलवेज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। ये लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ और एक प्रिंसिपल आपने 11th में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर होता है ना? यस सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क बाय द कंजर्वेटिव। क्या क्या बोला, फिर से बोल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कमी हम बोल रहे हैं, कमी के ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ये प्रिंसिपल आप 11th में पढ़े हैं, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। ठीक है ना? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is equal to डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीमेंट यानी कि कमी, है ना? कमी का मतलब कैसे लिखोगे? इनिशियल में से फाइनल घटाओगे तो कमी मिलेगा, और फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो इंक्रीमेंट मिलेगा ना? तो ये प्रिंसिपल आपको मालूम है, इससे क्या हो गया? अब तुमको यहाँ से जो वर्क लिखे आप, ये वर्क का फॉर्मूला बनाया था, तो इसी का माइनस जो होगा वो U2 माइनस U1 हो जाएगा। यस सर। यस हो जाएगा ना? तो U2 माइनस U1 जो होगा, U2 माइनस U1 दैट इज माइनस ऑफ W12। ये आपका प्रिंसिपल है जो आप पहले से जानते हैं, 11th में पढ़े होंगे। एनर्जी के 3 प्रिंसिपल पढ़े होंगे, कौन कौन से? किसी का याद है तो रेज करो हैंड भाई, देखो कितनों को याद है एनर्जी प्रिंसिपल 3 को। हाथ उठाओ पहले, ऐसे मत बोलो, हम देखें तो कि कितने लोगों को कुछ कुछ याद है। थोड़ा भूलेगा भी तो चलेगा, है ना? बट कुछ तो बताना है चाहिए। हाँ, तो रेज करो हैंड, हैंड रेज दिखाओ। एनर्जी के 3 प्रिंसिपल पढ़े होंगे ना 11th में, क्या क्या पढ़े हैं? प्लीज रेज योर हैंड। एक अकेला हाथ उठा है भाई, ऐसा क्या हो गया?
ऐसी कौन सी आफत आ गई? भूल गया? चल बोल यार। सर एक तो यही वाला था जो आपने अभी बताया। सर एक दूसरा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट याद करके बताता हूँ आपसे पूरा। हम्म, तीन प्रिंसिपल जो पढ़े थे वो ये हैं। एक तो ये हो गया जो इधर में मैंने लिख दिया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आपने पढ़ा होगा जो सेकंड एनर्जी का प्रिंसिपल है, वर्क डन बाय टोटल फोर्स। हाँ सर, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इक्वल्स टू कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव दोनों, टोटल यस सर, फोर्स यस यस। इज इक्वल्स टू, बोलिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन equal to कंजर्वेटिव change in फोर्स। kinetic energy इंक्रीमेंट इन plus काइनेटिक। अच्छा। yes sir. इसको क्या कहते हो? वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हो ना? याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, आप भूल गए। Yes, sir. ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया। और तीसरा प्रिंसिपल क्या पढ़े हो भाई? Work done by non-conservative is equals to change in mechanical energy. हाँ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is equal to Change in mechanical increment in potential kinetic energy. मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों का सम, है ना? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को एक साथ क्या बोलते हो? मैकेनिकल एनर्जी। और यहीं से, इसी से आपको मिलता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क अगर जीरो हो तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना? Yes, sir. क्यों? हाँ क्योंकि ये सर. इंक्रीमेंट इन मैकेनिकल एनर्जी है। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो हो जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, खूब यूज होगा ये इधर में, है ना? तो ये ध्यान में रखो, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो होगा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, Conserve. Yes, हाँ, sir. रहेगी। तो इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ये फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम में यूज होगा, इसलिए आपको रिकॉल करा दे रहे हैं फिर से। ठीक है ना? इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is zero, then mechanical energy of system will be constant। ठीक है ना? ये कांस्टेंट रहता है। तो ये अब इधर में प्रॉब्लम्स में बहुत तो यूज होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? ये सारे प्रिंसिपल। और यहाँ से हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। U2 माइनस C1 माइनस ऑफ W12 है, तो आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को लिखना है भाई। ये चार्ज है Q का, और एक चार्ज को इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आपने ले गया, जहाँ पे चार्ज आपका Q का था,
यहाँ का जो पोजीशन है इसका सेपरेशन R1 का है, और यहाँ का जो पोजीशन है ये सेपरेशन तुम्हारा R2 का है। तो U2 माइनस C1 क्या हो जाएगा? वर्क तो निकाला था, उसी में माइनस लगा के बताओ क्या लिख दूं? QQ डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 minus 1/R1. 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है ना? माइनस लगा दिया, उसी में वर्क वाला जो फॉर्मूला बनाया था उसी में। वर्क के फॉर्मूले में 1/R1 माइनस 1/R2 मिला था ना भाई, तो माइनस Yes, लगा sir. दिया। यस तो सर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इन 2 पॉइंट चार्जेस का जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा अगर R1 से R2 का जो है सेपरेशन का चेंज हो रहा है, तो क्या होगा वो लिखा जाएगा QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है। अब एक चीज आपको और मालूम है, वो क्या भाई कि पोटेंशियल एनर्जी का डाटा आप कहीं मान सकते हो, है ना? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी को कहीं भी जीरो वैल्यू असाइन करी जा सकती है। जैसे आप पीछे में प्रॉब्लम करते रहे होंगे तो कभी ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते होंगे जीरो, कभी टेबल के लेवल पे मान लेते होंगे, कभी छत की ऊंचाई पे मान लेते होंगे। ठीक है। देयर वेर नो एनी चेंज इन द डिस्कशन, है ना? आप उसका डिस्कशन कर सकते थे कहीं भी डेटम को मान करके, कहीं भी जीरो वैल्यू असाइन करके, है ना? बट ये जनरल कस्टमरी है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। ये कस्टमरी है, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी जीरो आप मान सकते हैं। ठीक है क्या? Yes, sir. तो जनरली फॉलोड हाँ कस्टमरी क्या है कि व्हेन द चार्जेस आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन, when the charges are at infinite separation, potential energy is assumed to be zero. तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। तो अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इफ R1 इक्वल्स टू इंफिनिटी, U1 को जीरो वैल्यू दे दिया जो इधर में हमने माना है, तो R2 इक्वल्स टू R पे पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QQ डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं एक दूसरे से R सेपरेशन पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया भाई। इसमें चार्ज को विथ नेचर प्लेस करना है ना? चार्ज शुड बी प्लेस विथ नेचर, है ना? यानी कि दोनों चार्जेस का अगर नेचर सेम है, आइदर पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक फाइनाइट सेपरेशन पे पॉजिटिव होगी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एक फाइनाइट सेपरेशन पे उसकी पॉजिटिव होगी अगर दोनों चार्जेस के नेचर सेम है, या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो निगेटिव। Negative. हाँ, निगेटिव अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिल जाएगी? निगेटिव मिल जाएगी। ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. ये तो आपके पास तरीका बन गया जब केवल दो पॉइंट चार्ज है तो उसको लिखने का। अब मान लो कि दो की जगह पे भाई 10 है, तब हम कैसे लिखेंगे?
तो अगर कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं, जगह जगह पे प्लेस्ड है, और उसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है भाई, तो क्या करोगे आप? उसमें से दो दो के ग्रुप बनाओगे, है ना? दो दो के ग्रुप बनाओगे, जितने भी पॉसिबल ग्रुप होंगे, हर ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप लिखोगे, ठीक है ना? दो Yes, दो sir. का ग्रुप बनाना है, और इस फॉर्मूले से उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। हर एक ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी को लिख करके सबका अलजेब्रिक समेशन कर देना, साइन ध्यान में लेकर के जोड़ देना, यस सर। ठीक है? Yes, sir. जैसे मान सर लो फिर कि ग्रुप किसी रैंडम दो का ही बना ले कि कुछ इसमें लगेगा फॉर्मूला? नहीं, कोई भी दो दो के ग्रुप बनाने हैं, तो Nc2 बनता है, नंबर ऑफ ग्रुप कितना बनता है? Nc2, है ना? N-1 डिवाइडेड बाई 2, इतने ग्रुप बनेंगे। N अगर पार्टिकल्स हैं तो उनमें से दो चुनना है, तो चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं? Nc2 यस सर, N-1 यस सर, यस सर। इतने नंबर आप जो है तरीके हो सकते हैं जिनमें दो दो का ग्रुप आप बना सकते हो। तो जैसे मान लो कि तीन पार्टिकल्स हैं, तीन चार्जेस हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख दिए गए, ये क्यू क्यू क्यू, है ना? अब मान लो कि तुमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलनी है कि कितनी होएगी भाई। ये लेंथ का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एक इन दोनों का ग्रुप बनेगा 1-2 का, एक 2-3 का ग्रुप बनेगा, एक 3-1 का ग्रुप बनेगा। तीन ग्रुप बनेंगे इसमें, है ना? एन की जगह पे 3 रख के देखो कितने ग्रुप बनेंगे? 3। तो एक 1-2 का बनेगा, एक 2-3 का बनेगा, एक 3-1 का बनेगा, और तीनों की पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के जोड़ दोगे आप, है ना? तो अगर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो Q² डिवीजन में 4πε0 ए इन दोनों का हो गया, और इन दोनों का भी वही आएगा। बोलो क्या ठीक बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और फिर इन दोनों का भी यही आएगा। Yes, sir. यस तो अगर तुमसे किसी ने पूछा कि अब ये जो तीनों चार्जेस को ऐसे रख दिया आपने, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो क्या लिखोगे आप? 3Q² डिवीजन 4πε0 ए का, ए। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है बात? बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। अब जैसे मान लो कि तुमको बोला कि ये चार चार्जेस है, एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रख दिए, अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो जल्दी से, फटफट झटपट बता दो। क्यू क्यू क्यू, सब क्यू क्यू के हैं, है ना? क्यू क्यू। 6Q²/4πε0 ए। अरे हवा में नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान से। और Q²/4πε0 है। हम्म, Q²/4Q²/πε0 है। नहीं सर, एक डिस्टेंस डायगोनल वाला थोड़ा अलग होगा। हाँ, डायगोनल यस सर। वाला। Q²/4πε0 A into 4 plus root 2. हम्म, यस सर, सही बोला है सर आशुतोष। तो आपको बताया मैंने कि दो दो के ग्रुप बनाने हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर कर लिया, तो एक ग्रुप तो 1-2 का हो गया। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? Q² डिवीजन में 4πε0 ए की होगी। एक 2-3 का हो जाएगा दूसरा ग्रुप, तो इसकी भी इतनी होगी। एक 3-4 का हो जाएगा तीसरा ग्रुप, और एक 4-1 का हो जाएगा चौथा ग्रुप। तो इसी का 4 गुना कर दिया, तो ये 4 के तो आपने लिख लिया भाई, बच गए 2। 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 ग्रुप बनेंगे ना? तो अभी तो 4 ही तूने बनाया, अब बच गया क्या? 2। एक ये दोनों डायगोनल का एक ग्रुप होगा, एक ये दोनों डायगोनल का एक ग्रुप होगा।
तो अब सेपरेशन इनके बीच का कितना हो गया, ये √2 हो गया ना भाई। यस सर, Yes, sir. तो क्यू स्क्वायर डिवीजन में 4πε0 a√2 एक 1/3 का और 2/4 का भी इतना ही है, तो इसका 2 गुना कर दे, यस सर, ठीक है ना। स्क्वायर बाय तो 2 क्या बन गया, क्यू स्क्वायर डिवीजन में 4πε0 a, ये तो मान लो कि कॉमन निकाल लिया, तो 4 + √2 ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम। यस सर, समझ में आ रही बात है, यस सर, आ गया, यस सर। किसी को दिक्कत आ तो गया नहीं सर है ना। समझ। नहीं सर, आ गया, पहले ग्रुप बनाने समझ में आया था, अब आ गया। Yes. हो गया सर। हर्षराज हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, ओके। जसजीत यस सर, ठीक है, समझ रहा है बात, यस सर, ओके। नहीं समझ में आया तो बोलना भाई, हाँ, कुछ भी थोड़ी भी दिक्कत लगेगी जरूर बोलना। अब इसी चीज को जैसे तुमको मान लो कि ये तो हमने आपको तरीका बता दिया, मैथमेटिकली यही चीज को लिखना है, तो क्या करना है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यू सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना चाहते हो तो समेशन जे फ्रॉम 1 to n, अगर n पार्टिकल का ग्रुप है, i फ्रॉम 1 to n, जे नॉट इक्वल्स टू i यू आई जे, है ना। और चूंकि जब आप ये ग्रुपिंग कर रहे होंगे आई जे को 1 से n तक बदलेंगे तो एक ही ग्रुप 2 बार आ जाएगा, इसलिए 1/2। ये इसी जो हमने सेंटेंस बोला या जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया उसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है भाई, तो दो दो के जितने भी पॉसिबल ग्रुप हो सकेंगे वो सारे ग्रुप आपको बनाने होंगे, और फिर सबको क्या करोगे, algebraic sir. अल्जेब्रिकली ऐड कर दोगे। समेशन शुड बी अल्जेब्रिक, ये चीज को ध्यान रखिएगा ना। और scalar समेशन अल्जेब्रिक होना चाहिए, क्लियर है, यस सर। यस सर, ये बात को ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो कि तुमको ये दे दिया कॉन्फ़िगरेशन एक, है ना, ये तुम पोटेंशियल एनर्जी बताओ निकालो, ये चार्ज हो गया क्यू, एक चार्ज ये हो गया माइनस का क्यू, एक चार्ज ये हो गया प्लस का क्यू, ये दूरी एक ही, ये दूरी भी एक ही। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। बताओ भाई पोटेंशियल एनर्जी। हो गया सर, बस एक मिनट। सर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 8 का एप्सिलॉन नॉट है। माइनस का 3 क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यस सर।
किसने किसने हाँ बोला? सर आ गया, यही आ गया हाँ, तो जल्दीबाजी में गलत क्यों करता है तू? डायरेक्शन। जल्दीबाजी में गलत क्यों करता है? जल्दी बहुत जरूरी नहीं है, सही होना जरूरी है, ठीक है? यस Yes. जल्दीबाजी नहीं, एक्यूरेसी होनी चाहिए। गलतियां कम से कम हो, थोड़ा समय लगने दो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यस हाँ, अभी जो है जल्दीबाजी का काम नहीं, जल्दीबाजी का काम एग्जामिनेशन में, और वो अपने आप आ जाएगा, टाइम अपने आप सेव होने लगेगा, है ना? जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो टाइम सेव होगा, लेकिन अभी एक्यूरेसी पे ध्यान देना, ठीक है? अभी प्रॉब्लम में एक्यूरेसी पे ध्यान देना। अब एक इन दोनों का ग्रुप हो जाएगा 1 2 का, कितना बनेगा भाई? माइनस का क्यू स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, है ना? होगा, 2 3 क्योंकि एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। एक इन दोनों का ग्रुप हो जाएगा, इसका भी होगा वही, माइनस का क्यू स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, हाँ? यस एक सर। दोनों का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना? तीन ही ग्रुप बनाना है, 3 चार्जेज हैं तो 3 ही ग्रुप बनेगा ना? यस सर। हाँ, यस तो सर। इसका क्या हो जाएगा? प्लस का क्यू स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a ना। इनके इनके बीच की दूरी 1 और 3 के बीच की दूरी कितना है? 2a है, ठीक है क्या? अब यस सर। इसका समेशन कर दो, तो कितना हो गया? मान लो कि 8 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर कर लिया, और क्यू स्क्वायर को भी बाहर कर लिया भाई, मान लो। तो इधर में माइनस का 2 बचा, ये माइनस का 2 बचा, और ये प्लस का 1 बचा ना। तो क्या हो गया? माइनस का 3 क्यू स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है? चलो, ठीक है। हम्म यस सर यस सर। तो इस तरीके से हमको किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो लिखना है। क्लियर बात? यस सर। यस सर हाँ अब ये तो हो गया कि मेरे पास जब पॉइंट चार्जेस थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का हमारे पास फॉर्मूला था, और उसके करेस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी। अब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको कैसे लिखनी है, वो अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है? समझ में आई आज की क्लास सबको? यस यस सर सर। यस सर। yes कोई Yes, sir. दिक्कत किसी को है? no sir सर अभी तो नहीं है। अभी नहीं है तो कभी नहीं होगी। तुम सब तेज बच्चे हो। शुरुआत में दिक्कत ना हुई तो बाद में ना होगी, समझी क्या? है ना? यस सर। हाँ, जो भी दिक्कत आएगी वो शुरू में ही आएगी, और शुरू में दिक्कत नहीं आई तो फिर स्मूथली आगे बढ़ जाएगा सब कहानी। टॉपिक बदलता है तो वो उस समय थोड़ा केयरफुल रहना है ना, ठीक है? एक बार टॉपिक की पकड़ बन जाएगी तो फिर उस टॉपिक का जो है हर चीजें क्लियर बनती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी। तो ऐसा आपको प्रयास रहना चाहिए कि किसी कारणवश अगर कोई क्लास मिस भी हो रहा है तो जहाँ पे कोई नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो वाली क्लास नहीं मिस होनी चाहिए, है ना? यस हाँ सर। यस सर अगर किसी कारणवश, वैसे तो क्लास छूटना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लो मजबूरी है तो वहां पे विशेष ध्यान देना है कि बीच वाली क्लास एक आध मिस हो जाए चलेगा, लेकिन शुरुआत की जो क्लास है वो मिस होगी तो फिर वो टॉपिक जो है वो तंग करता रहेगा बराबर। ओके, तो आज को यहीं पे करता हूँ फिनिश। हाँ, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।